हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है जहां पर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करने वाला हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिकली मतलब होता क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों पढ़ना जरूरी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो स्टार्ट करने से पहले हमें लोग को ये कंफर्म करना है कि सर इसके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्या क्या टॉपिक्स जनरली कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर आप लोगों के सामने बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का मतलब जनरल सेंस में क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। दूसरी बात करेंगे इसके अंदर कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर किस तरह से है। कि जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर तीन टाइप के अकाउंट हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास सबसे पहले करंट अकाउंट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपके पास कैपिटल अकाउंट है, और तीसरा आपके पास आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो हम लोगों ने ये समझना है कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये तीनों अकाउंट एक दूसरे से क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बारे में भी आज की इस क्लास के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड आपके पास है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम किस तरह से अचीव होगा और डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का मतलब क्या होता है। डेफिसिट बेसिकली बताता है कमी को, और सरप्लस बताता है ज्यादा को, एक्सेसिबिलिटी को बताता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सेस अगर चीजें हो तो उसको बोला जाता है सरप्लस, राइट। तो इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी की, या फिर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट किसी भी एग्जाम की 12th क्लास के अंदर, तो या फिर बोर्ड्स एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी आप हमारे द्वारा जो चलाया गया बैच है उसके अंदर अपने आप को क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए इस कोड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और कोड रहेगा Y828, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आते हैं भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जनरली होता क्या है, मतलब क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सर अगर मैं बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है सर, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस तरह से हम लोग कैसी स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि आप लोग कई बार बैंक्स की स्टेटमेंट्स को देखते हैं। किसकी स्टेटमेंट्स को देखते हैं, बैंक्स की स्टेटमेंट्स को देखते हैं। बैंक्स की स्टेटमेंट्स के अंदर जनरली क्या देखने को मिलती है, आप लोगों को ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए मिलती है। और ट्रांजेक्शन्स किसके साथ, कि भाई कितना पैसा हमारे पास कहीं से आया और कितना पैसा हम लोगों ने पे करा, तो उनका हिसाब जो है वो बेसिकली आप लोग देखते हो किसके अंदर, अपनी स्टेटमेंट के अंदर। जो बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की रहती है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर आप लोग ट्रांजेक्शन्स देखते हो। सेम सेंस पर अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ भी नहीं है, एक स्टेटमेंट है किसकी, अकाउंट्स की, जहां पर हम बेसिकली क्या दिखाने वाले हैं, सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही यहां पर भी शो किया जाता है, राइट। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम यहां पर शो करते हैं। लेकिन यहां पर जो ट्रांजैक्शंस आने वाली है वो ट्रांजैक्शंस किसके साथ होने वाली है, राइट। कहां किसकी ट्रांजैक्शन, एक कंट्री की ट्रांजैक्शन किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। कब, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। यानी कि सिंपल से सेंस में अगर मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि एक कंट्री, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि हमारे पास इंडिया है, तो इंडिया किस तरह से ट्रेड करता है, इंडिया किस तरह से ट्रेड करता है किसके साथ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारी आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, राइट। तो जनरली ऑफ 1 ईयर्स, और अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है वो जनरली 1 साल का होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सिंपल सी सेंस में हम लोगों ने क्या समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि सर ये कुछ भी नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट के अंदर एक कंट्री के, राइट, सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज जो भी एक कंट्री के द्वारा परचेज या फिर सेल की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर भी हम लोग क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करने वाले हैं, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आगे क्या कहता है, दिस ट्रांजेक्शन्स मे बी मेड बाय द इंडिविजुअल्स। अब ये ट्रांजेक्शन्स कौन कौन कर सकता है, ये ट्रांजेक्शन एक इंडिविजुअल भी कर सकता है,
ये ट्रांजेक्शन एक फर्म भी कर सकती है, या फिर एक देश की गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा भी ये ट्रांजेक्शन की जा सकती है। यानी कि ट्रांजेक्शन किसी के द्वारा भी की जाए, ट्रांजेक्शन किसी के द्वारा भी की जा सकती है, तो ट्रांजेक्शन का कोई लेना देना नहीं है किसी के द्वारा, चाहे वो फर्म्स हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कंसिडर करने के लिए यही है कि यहां पर जो ट्रांजेक्शन होगी वो किसके साथ होनी चाहिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इंडिया का सिटीजन हूं तो इंडिया के अलावा मैं किसी और कंट्री के साथ अगर अपने ट्रांजेक्शन्स को करता हूं तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो मेरी रिकॉर्ड होने वाली है किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अब अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, तो आगे क्या कहता है बेटा, देखिएगा ब्रॉडली द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो वो जनरली यहां पर रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट। सबसे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कहता है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट लैंग्वेज इट इज कॉल्ड मर्केंडाइज और विजिबल ट्रेड्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, विजिबल ट्रेड बोलते हैं। विजिबल ट्रेड क्यों बोलते हैं, जनरली अगर मैं गुड्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, गुड्स की बात करता हूं, तो गुड्स का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, क्या बेटा, गुड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो इजीली क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। यानी कि मान लो बेटा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल फोन है, क्या बेटा, एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन क्या एक गुड्स है, तो इस गुड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो हम देख सकते हैं। यानी कि मेरे पास गुड्स आ रही है या फिर मैं किसी को गुड्स सेल कर रहा हूं तो मेरे यहां से गुड्स जो है वो जाएगी बेटा, तो इसका इनफ्लो और आउटफ्लो जो है उसको देखा जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, विजिबल गुड्स भी बोला जाता है, या फिर विजिबल ट्रेड भी इसको बोला जाता है, या फिर मर्केंटाइज भी इसको बोला जाता है। सिंपली बिकॉज गुड्स आर विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर्स, यानी कि गुड्स को आप इजीली देख सकते हो जब वो बॉर्डर्स को क्या करती है, क्रॉस करती है, इसीलिए विजिबल ट्रेड भी बोला जाता है। और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गुड्स कैन बी सीन, गुड्स को क्या हम लोग देख सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर, सेकंड इसके अंदर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक देश के साथ सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए ही एसोसिएटेड हो, हम उसके साथ सर्विसेज के लिए भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। और जब सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड होंगे तो उनका एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट भी इसके अंदर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि सर्विसेज को हम जनरली क्या नहीं कर सकते हैं बेटा, उसको विजिबली हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, इनविजिबल ट्रेड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। क्योंकि जो हमारी सर्विसेज है दैट आर नॉट विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बाउंड्री लाइन और दी बॉर्डर्स। जनरली जब सर्विसेज एक बॉर्डर्स को क्रॉस करती हैं तो उसको देख पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनविजिबल ट्रेड्स की कैटेगरी के अंदर हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट करने की कोशिश करते हैं, या फिर यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, राइट। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आता है, कहता है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, राइट। फाइनेंशियल एसेट्स जो हम लोग परचेज करते हैं, यानी कि एक कंट्री के सिटीजन्स अगर दूसरी कंट्री के स्टॉक्स के अंदर क्या करते हैं बेटा, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, राइट, उसको भी यहां पर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स को भी हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और उसके अंदर क्या आता है, हमारा स्टॉक्स भी आते हैं, हमारे बॉन्ड्स भी आते हैं। और चौथा हमारे पास क्या आने वाला है इसके अंदर, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। रियल एसेट्स के अंदर जैसे कि मतलब है प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैं किसी कंट्री के अंदर रियल एसेट्स को परचेज करता हूं तो उनको भी इसके अंदर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल से सेंस में मतलब है कि सर एक स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट के अंदर हम चार चीजों को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, राइट। वो चार चीजें क्या क्या है, सबसे पहले विजिबल गुड्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, दूसरा हम इनविजिबल गुड्स को कंसिडर करते हैं, तीसरा हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कंसिडर करते हैं, और चौथा रियल एसेट्स को कंसिडर करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि हम जब बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर जनरली हम उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करता है, अकर करता है, तो उन्हीं को इसको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा, बाकी किसी और को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, राइट। तो यहां पर क्या बोला जाता है, ध्यान से समझना, कहते हैं देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज into the country when we export goods and services or when the foreigners invest in our financial or real assets। अब ध्यान से समझो बेटा, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास यह हमारा इंडिया है, राइट, और यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्या बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, राइट। तो जब इंडिया से कोई चीज एक्सपोर्ट होगी बेटा, राइट, जब इंडिया से अगर कोई गुड्स जो है, मान लो ये इंडिया है और इंडिया से क्या हो रही है बेटा, गुड्स जो है एक्सपोर्ट हो रही है, और जब इंडिया से गुड्स को क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा इंडिया के अंदर,
फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो है इंडिया के अंदर इंक्रीज करने वाला है, और जब फॉरेन करेंसी का रिजर्व इंडिया के अंदर इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से जो करेंसी है उस करेंसी की वैल्यूज भी जनरली क्या होती है, स्ट्रांग होती है, राइट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा सर। तो क्या कहता है, देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री। क्या होने वाला है, इनफ्लो होने वाला है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा अगर एक्सपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज का, राइट और या फिर इन्वेस्ट किया जाता है किसके अंदर, फाइनेंशियल और रियल एसेट्स के अंदर। फाइनेंशियल और रियल एसेट्स के अंदर अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर होती है तो उसकी वजह से फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो है वो बढ़ने वाला है, या फिर फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बढ़ता है। उसके बाद क्या कहता है, लाइकवाइज इसका अपोजिट भी होगा बेटा। कब, देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज और व्हेन अ रेजिडेंट इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल और रियल एसेट्स ऑफ द अदर कंट्री, राइट। यानी कि अगर बाहर से गुड्स को परचेज किया जाए तो उसकी वजह से हमारे पास फॉरेन रिजर्व आता है, और सेम सेंस में अगर हम बाहर से चीजों को परचेज करें तो हमारी कंट्री से फॉरेन रिजर्व जाता है, और जब फॉरेन रिजर्व जाएगा तो उस फॉरेन रिजर्व के जाने की वजह से हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जनरली क्या होती है बेटा, कम होती है, राइट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक इकोनॉमी के अंदर, इसलिए जरूरी है कि उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरह से की जाए, और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जितनी भी रिसीट हुई है या फिर जितनी भी पेमेंट्स हुई है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम। रिसीट्स जो है वो क्या बेटा, हमारे लिए इनकम है, तो इनकम हमेशा क्या की जाती है, क्रेडिट आइटम के तौर पर रिकॉर्ड की जाती है, जबकि पेमेंट जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज डेबिट आइटम्स, राइट। यानी कि आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हो, और अकाउंटेंसी के अंदर आपको पता है आप राइट उसको बाइफरकेट करते हो दो पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास आता है सर रिसीट, और दूसरा हमारे पास पेमेंट्स। रिसीट्स का मतलब है कि कहां कहां से हमारे पास बेसिकली इनकम आ रही है, और पेमेंट का मतलब है या फिर कहां कहां पर हम लोग जो है वो पेमेंट जनरली कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको मेंटेन करने की कोशिश यहां पर की जाती है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट दस प्रिपेयर्ड रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बेसिकली हेल्प करता है ये समझने के लिए कि हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किस तरह की रहने वाली है। क्या हमारी परफॉर्मेंस बेटर है, बेटर कैसे होगी सर, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे हम लोग तो एक्सपोर्ट करने की वजह से जो फॉरेन करेंसी है या फिर फॉरेन रिजर्व है या फिर फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ने वाला है, और अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो उस इंपोर्ट की वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं सर, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कंपोनेंट जनरली एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के रहते हैं। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के जनरली तीन कंपोनेंट रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं करंट अकाउंट एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट होता है, और एक हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है। ये तीन तरह के अकाउंट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। यानी कि आप ऐसे समझिए कि तीन खाते हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उस आपको दिखेगा करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये तीन अकाउंट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। अब डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, ये तीनों आपस में क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं तो करंट अकाउंट बेसिकली क्या रिकॉर्ड करता है। तो करंट अकाउंट के अंदर रिसीट्स आती हैं और क्या आती है बेटा, पेमेंट्स आती हैं। यानी कि अगर मैं करंट अकाउंट बनाऊंगा तो करंट अकाउंट के अंदर बेटा मेरी रिसीट्स भी आने वाली है, और साथ ही साथ में मेरी क्या आने वाली है बेटा, पेमेंट्स भी आने वाली है, राइट। रिसीट्स और पेमेंट आने वाली किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, on account of such transactions which do not impact asset and liability status of a country in relation to the rest of the world। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से राइट टॉपिक पढ़ा होगा गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट बजट के अंदर भी आप लोगों ने कैपिटल रिसीट, राइट, रेवेन्यू रिसीट, इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, और एक्सपेंडिचर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत डिटेल में समझा होगा।
तो रिसीट का कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो रिसीट्स के अंदर हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी थी कि रिसीट्स का मतलब होता है बेसिकली इनकम, और इनकम का मतलब क्या है कि सर ऐसी इनकम जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही किसी तरह के एसेट्स के अंदर गवर्नमेंट की अगर कमी आती है, तो उस टाइप की रिसीट्स को जनरली क्या बोला जाता है, हमारा रेवेन्यू रिसीट बोला जाता है। सेम सेंस पर अगर मैं बात करता हूं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर भी हम रिसीट और पेमेंट की बात करने वाले हैं, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, लेकिन कब, जिसकी वजह से एसेट और लायबिलिटी का जो स्टेटस है कंट्री का उसके ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट ना पड़े। यानी कि ना तो एसेट्स हमारे पास जनरेट हो, ना तो किसी तरह की लायबिलिटी हमारे पास आए इस तरह की इनकम आने की वजह से। अगर हमारे पास इनकम आती है और इनकम आने की वजह से हमारी एसेट और लायबिलिटी के ऊपर उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो उसको रिसीट, उसको हम लोग करंट अकाउंट के अंदर ना डालकर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर क्या कहता है, लायबिलिटीज और एसेट्स ऑफ ए कंट्री in relation to the rest of the world are neither raised nor reduced, यानी कि ना तो एसेट क्रिएट होगा ना तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, राइट, किसके साथ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। इन अदर वर्ड्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स, और इसकी वजह से किसी भी तरह का क्लेम जो है वो अराइज नहीं होने वाला है। तो यानी कि सिंपल सी सेंस में अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर एक नेट क्रक्स निकल कर आता है। वो नेट क्रक्स क्या है कि अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूंगा तो करंट अकाउंट के अंदर मैं जनरली उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाला हूं जिसकी वजह से, राइट, किसी भी कंट्री के ना तो एसेट या फिर लायबिलिटी के ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट देखने को मिले। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल आइटम्स और कंपोनेंट क्या क्या है करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, उसके बारे में डिस्कशंस अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट। अगर आप गुड्स को क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो गुड्स को एक्सपोर्ट करने की वजह से आपके पास क्या होगी बेटा, रिसीट्स होंगी, आपके पास क्या होगी बेटा, पेमेंट्स आएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग, राइट, क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, और इंपोर्ट्स की वजह से जनरली क्या होता है बेटा, इंपोर्ट्स की वजह से आप लोगों को करनी पड़ती है पेमेंट्स, क्या करनी पड़ती है, पेमेंट्स करनी पड़ती है, राइट। रिसीट्स की वजह से इनकम आती है, और राइट, एक्सपोर्ट्स की वजह से इनकम आती है, और इंपोर्ट की वजह से आप लोग क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो क्या कहता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज मर्केंडाइज और विजिबल ट्रेड। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि गुड्स की अगर मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करूं तो इसे मर्केंडाइज बोलते हैं या फिर इसे विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। कहते हैं दिस इज विजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल मटेरियल एंड देयरफॉर कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। एग्जांपल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सेलुलर फोन्स कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, राइट। तो अगर मैं बात करूं बेटा गुड्स और सर्विसेज को आप लोग कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप लोग भी बेसिकली जानते हैं कि अगर मैं गुड्स की बात करूं और गुड्स को अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं या फिर गुड्स को मैं इंपोर्ट करता हूं, तो आप बड़े आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं कि गुड्स जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आ रही है, या फिर आप आसानी से देख सकते हैं कि गुड्स जो है वो हमारी कंट्री से बाहर जा रही है दूसरी कंट्री के अंदर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिखा गया है मोबाइल फोन, राइट। सेकंड अगर मैं बात करता हूं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो भी आपके करंट अकाउंट के अंदर क्या होती है बेटा, रिकॉर्ड होती है। तो यहां पर क्या कहता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज ट्रीटेड एज इनविजिबल ट्रेड। आप लोग जानते हैं, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये टेंजिबल नहीं होती है, राइट, क्योंकि हम लोग इसे देख नहीं सकते हैं बॉर्डर्स को क्रॉस करते टाइम पर। एग्जाम्पल के तौर पर इंश्योरेंस सर्विसेज जो है जो रेंडर की जा रही है अक्रॉस द बॉर्डर कैन नॉट बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर, इसको नहीं देखा जा सकता है एज क्रॉसिंग दी बॉर्डर्स। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये इनविजिबल ट्रेड्स की कैटेगरी के अंदर जनरली इसे रखा जाता है। और सर्विसेज जो है उसको आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 पर आपके पास आती है फैक्टर सर्विसेज, और दूसरी आपके पास आती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज के अंदर आप लोगों को पता है कि जनरली हमारे पास फैक्टर सर्विसेज की अगर बात की जाए तो फैक्टर सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की वजह से जनरली दी जाती है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 टाइप के हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है सर, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्या, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या समझ लेते हैं। कहता है फैक्टर सर्विसेज आर दोस व्हिच लीड टू फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विसेज वो है जिसकी वजह से फैक्टर पेमेंट होने वाली है, और फैक्टर इनकम इसकी वजह से जनरेट होने वाली है। अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करूं तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फैक्टर इनकम्स आर स्प्लिट एज
नंबर 1 इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम की, दूसरा बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है बेटा कि अगर मैं फैक्टर सर्विसेज की बात करूं तो जनरली आप लोगों को पता है फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज है जिसके बदले में आपको फैक्टर पेमेंट करनी पड़ती है या फिर हमें फैक्टर इनकम जनरेट होती है। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर हम जनरली बात करने वाले हैं उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की जो फैक्टर इनकम से रिलेट करती है, और फैक्टर इनकम से रिलेट करने के लिए हम जनरली यहाँ पर दो टाइप की ट्रांजैक्शंस को ही कंसिडर करते हैं। एक हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और दूसरा कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज की बात करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज एक कंट्री के एम्प्लॉइज दूसरी कंट्रीज के अंदर भी क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और दूसरी कंट्री के एम्प्लॉइज जो पहली कंट्री के अंदर भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यानी कि एक कंट्री के पर्सन दूसरी कंट्री में जाकर भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और दूसरी कंट्री के पर्सन आकर दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आगे क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स, राइट। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आएगा, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा एंड प्रॉफिट आएगा। ये आप सब लोगों को पता है। ये जनरली किसके अंदर आता है, ये जनरली आप लोग के रेस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के बदले में मिलने वाला रिवॉर्ड है। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा, फैक्टर इनकम्स आएगी। फैक्टर इनकम्स के अंदर क्या आएगी हमारी बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आएगी, साथ ही साथ में हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम्स आती है, और इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर हमारी रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीनों चीजों को इसके अंदर क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो अगर मैं फैक्टर इनकम की बात करूं तो फैक्टर इनकम के अंदर हम लोग किस किस को कंसिडर करने वाले हैं, फैक्टर इनकम के अंदर हम लोग रेंट को कंसिडर करने वाले हैं, फैक्टर इनकम के अंदर हम इंटरेस्ट को कंसिडर करने वाले हैं, फैक्टर इनकम को हम का अंदर हम लोग प्रॉफिट को कंसिडर करने वाले हैं, और फैक्टर इनकम के अंदर हम लोग कंपनसेशन को कंसिडर करने वाले हैं। किसे कंसिडर करने वाले हैं, कंपनसेशन को कंसिडर करने वाले हैं। ये चारों चीजें जो हैं ये इसके अंदर क्या की जाती है, कंसिडर की जाती है। ये चारों चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। अगली बात करते हैं बेटा नॉन फैक्टर सर्विसेज की। नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर जनरली किस किस को कंसिडर किया जाता है, और नॉन फैक्टर सर्विसेज किस किस नेचर में हम लोग देते हैं दूसरी कंट्रीज को, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात करता हूं तो यहां पर क्या आती है, यहां पर वो सर्विसेज आने वाली है अदर देन दी फैक्टर सर्विसेज। यानी कि आपको सिंपल सी सेंस में अगर समझाया जाए तो फैक्टर नॉन फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज है जो फैक्टर सर्विसेज नहीं है। यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज नहीं है वो कौन सी है, हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, यहां पर हम बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज की, राइट। ये इसके क्या है बेटा, एग्जाम्पल है, राइट। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू नॉन फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज रिसीट व्हेन these services are exported and as payment when these services are imported, राइट। अगर हम सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये हमारे लिए क्या है, फिर एक खर्चे की तरह है, राइट। किसकी तरह माना जाएगा, ये हमारे लिए एक पेमेंट के तौर पर माना जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर सर्विसेज जो है हम किसी और कंट्रीज को देते हैं तो वहां पर ये एक रिसीट के तौर पर मानी जाती है। थर्ड हमारे पास आता है बेटा करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स का मतलब क्या है, करंट ट्रांसफर्स का मतलब होता है ऐसे ट्रांसफर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी कि फ्री होते हैं। करंट ट्रांसफर रेफर टू द ट्रांसफर्स फॉर फ्री, दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट एंड रेमिटेंस, राइट। करंट ट्रांसफर्स के अंदर जनरली हम यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ट्रांसफर इनकम के बारे में सुना ही होगा, ट्रांसफर इनकम के बारे में बात की होगी। तो ट्रांसफर इनकम बेसिकली यूनिलेटरल इनकम है, यानी कि वन साइडेड ट्रांसफर इनकम है। जैसे कि आप लोग ग्रांट्स देते हैं, चैरिटी देते हैं, रेमिटेंस देते हैं, राइट। किसके द्वारा, बाय द रेजिडेंट सेटल्ड अब्रॉड। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट करंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज अ एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। जब मैं करंट अकाउंट की बात करूंगा तो करंट अकाउंट ट्रांसफर्स के अंदर जो हमारे राइट जो करंट ट्रांसफर्स होंगे, इन करंट ट्रांसफर्स को रखा जाता है किसके अंदर, इनविजिबल कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं हम लोग, इनविजिबल कैटेगरी के अंदर जनरली हम लोग रखते हैं। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है कि अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करूं तो करंट ट्रांसफर्स को ट्रीट किया जाता है एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, राइट। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या है, सो दैट इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इंक्लूड monetary transactions related to the export and import of factor services. Number 2,
monetary transaction related to export and import of non-factor services, and number 3 monetary transactions related to the current transfers। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम अगर इनविजिबल ट्रांसफर्स की बात करेंगे तो इनविजिबल ट्रांसफर्स के अंदर हम तीन चीजों को कंसिडर करने वाले हैं। सबसे पहले मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से हो रही है फैक्टर सर्विसेज की वजह से। दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज जो है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और तीसरा करंट ट्रांसफर्स को भी हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर। आगे क्या कहता है सर कि जो हमारा इनविजिबल है किसके अंदर? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, राइट? क्या आती है हमारे पास? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आती है। और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द करंट ट्रांसफर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फिर क्या आता है हमारे पास? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, राइट? इसको क्या बोला जाता है? इनकम। और तीसरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द नॉन फैक्टर सर्विसेज। इन तीनों को क्या किया जाता है? इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सर। उसके बाद अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं कि करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो हमारा पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट, उसका स्ट्रक्चर क्या है या फिर उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर किसकी बात करी थी? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करी थी। दूसरा हम लोगों ने इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करी थी। और तीसरा हमने इनविजिबल्स की बात करी थी। और जब मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसके साथ में बेटा? एक्स के साथ में। और इंपोर्ट को रिप्रेजेंट करूंगा एम के साथ में, राइट? तो यहां पर क्या कहता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स। पहला अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट की बात करता हूं तो करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले अगर मैं गुड्स की बात करता हूं तो गुड्स के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है उन दोनों को यहां पर कंसिडर किया जाएगा। दूसरा इनविजिबल्स जो है उसको भी करंट अकाउंट की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और करंट अकाउंट के अंदर क्या आने वाला है? जनरली हम बात करने वाले हैं फैक्टर सर्विसेज की, नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं करंट ट्रांसफर्स की। इन सबको इंक्लूड किया जाता है किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर, राइट? यानी कि हम जब भी करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट के अंदर दो चीजें आने वाली है, विजिबल प्लस इनविजिबल। ये दोनों चीजें इंक्लूड की जाती है किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर, राइट? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कहता है नोट करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एज डेबिट। अगर मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं तो जितनी भी पेमेंट की जाएगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स को उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज डेबिट साइड पे, इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन। कैसे इंडिकेट किया जाएगा? नेगेटिव साइन के साथ। और जितने भी रिसीट होगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसको दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड पे। कैसे दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड पे। और कैसा साइन आएगा बेटा? प्लस साइन आने वाला है। और जो नेट रिसीट होगी वो क्या होगी बेटा? दोनों का डिफरेंस होगी। यानी कि आपके क्रेडिट और डेबिट के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो क्रेडिट और डेबिट के बीच का जो डिफरेंस है वो बताने वाला है आपको क्या? नेट रिसीट। उससे मिलने वाली है आपको क्या? नेट रिसीट। तो नेट रिसीट बेसिकली क्या बताती है? नेट रिसीट बेसिकली बताती है कितना आप लोगों ने एक्सपोर्ट करा और कितना आप लोगों ने इंपोर्ट करा, कितनी आपकी क्रेडिट हुआ और कितना आपका डेबिट हुआ। उसका जो बेसिक डिफरेंस है वो आपका आने वाला है करंट अकाउंट के अंदर, नेट रिसीट के अंदर। अगर मैं एस्टिमेशन ऑफ द बैलेंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट की बात करूं तो बैलेंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ 4 पैरामीटर्स। 4 पैरामीटर्स के अंदर इसको कंप्यूट करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस को हम लोग मर्केंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं। और मर्केंडाइज बैलेंस कैसे निकलने वाला है? एक्स माइनस एम, जहां पर एक्स बात करने वाला है एक्सपोर्ट्स की। किसकी बात करने वाला है? एक्सपोर्ट्स की। वहीं पर एम बात करने वाला है किसकी? इंपोर्ट्स की। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात जनरली करता है आपका ट्रेड बैलेंस, राइट? और ट्रेड बैलेंस को कैसे दिखाया जाता है? अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो आपके पास क्या होगा बेटा? ट्रेड डेफिसिट होगा। आपके पास क्या होगा? ट्रेड सरप्लस होगा। क्या होगा बेटा? अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो आपके पास ट्रेड सरप्लस होगा। अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो आपके पास ट्रेड डेफिसिट होगा। और तीसरा अब आपके पास क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। थर्ड क्या आता है आपके पास? गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस आता है, राइट? और गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है? ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, राइट? अगर मुझे ट्रेड बैलेंस की अगर बात करनी है, राइट, अगर मुझे गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की बात करनी है तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के अंदर हमारा ट्रेड बैलेंस आएगा और उसके साथ साथ में हम लोग उसके अंदर ऐड करने वाले हैं बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। उसको भी हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। थर्ड अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर आता है इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस के अंदर हम जनरली नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात करने वाले हैं,
राइट, फैक्टर सर्विसेज की बात करने वाले हैं, और तीसरा करंट ट्रांसफर्स की बात करने वाले हैं। तो सीधी सी बात ये है कि जब मैं करंट अकाउंट की बात करने वाला हूं किसके अंदर, जब मैं करंट अकाउंट की बात करूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो उसके अंदर दो चीजें दिखाई जाएगी या फिर दो चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। एक हमारे पास आएंगे बेटा हमारे विजिबल्स, और दूसरा हमारे पास आता है बेटा हमारे इनविजिबल्स, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं एक हमारे पास आता है विजिबल ट्रेड और दूसरा हमारे पास आता है सर इनविजिबल ट्रेड। ये दो चीजें हमारे पास यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो करंट अकाउंट बैलेंस जो होता है वो क्या होता है सर, आपका ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, जो आपका ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस है उसके अंदर ऐड होने वाला है, राइट। लेकिन आपको कुछ पॉइंट है जो ध्यान से समझने पड़ेंगे और कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कंसिडर करनी पड़ेगी। और वो पॉइंट क्या है, सबसे पहला, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट व्हाइल एस्टिमेटिंग ट्रेड बैलेंस वी कंसिडर्स गुड्स ओनली, राइट। जब हम ट्रेड बैलेंस की बात करेंगे तो हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करेंगे, राइट। दूसरी बात क्या है, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की बात करेंगे तो आप गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज को कंसिडर करने वाले हैं। यानी कि ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है कि जब आप ट्रेड बैलेंस को एस्टिमेट करने वाले हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा। जब आप गुड्स और सर्विसेज बैलेंस को देखने वाले हैं तो उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन सर्विसेज के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज जो है उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब आप इनविजिबल बैलेंस की बात करेंगे तो इनविजिबल बैलेंस के अंदर आप तीन चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले नॉन फैक्टर सर्विसेज को, उसके बाद आप फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड करने वाले हैं जिसको बैलेंस ऑफ इनकम भी बोला जाता है, और तीसरा आप करंट ट्रांसफर्स को इंक्लूड करने वाले हैं। आगे क्या कहता है, आगे चलकर आप लोग देखने वाले हैं करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो वो कैसे रिलेट करता है, राइट। देखिए तो क्या कहते हैं कि एग्जांपल है एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट बेस्ड ऑन द डाटा फॉर द पीरियड 2018-19 एंड इकोनॉमिक सर्वे, राइट। उसके बेसिस पर ये कुछ डाटा है, इस डाटा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइटम्स की, और वहां पर है यूएस मिलियन डॉलर। एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं 3,37,237 मिलियन डॉलर का, और इंपोर्ट हम लोगों ने किया 5,70,519 मिलियन डॉलर का। इनविजिबल जो हमारे पास नेट है वो 1,23,000 राइट 26 यूएस मिलियन डॉलर का है। नेट का मतलब है कि भैया पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब हमने ज्यादा सर्विसेज जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी है रादर देन इंपोर्ट। नॉन फैक्टर सर्विसेज जो है इसमें से हमारे पास 81,941 की है। हमारी इनकम्स जो है वो 28,861 की है, यानी कि ट्रांसफर इनकम जो है, फैक्टर इनकम जो है वो 28,861 की है। और जो हमारे ट्रांसफर्स है उसमें से 69,946 यूएस मिलियन डॉलर के हैं। अगर मुझे ट्रेड बैलेंस निकालना होगा तो ट्रेड बैलेंस के अंदर हम किसको इंक्लूड करते थे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते थे। तो गुड्स के एक्सपोर्ट में से अगर मैं इंपोर्ट को क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं एक्सपोर्ट की अगर बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूं तो एक्सपोर्ट कितना बेटा हमारा 3,37,237 का है। वहीं पर इंपोर्ट जो है वो 5,17,519 का है। तो जब मैं इसमें से अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करने वाला हूँ। तो 3,37,237 में से जब मैं 5,17,519 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास आने वाला है क्या बेटा, ट्रेड बैलेंस। और ट्रेड बैलेंस जो है, ट्रेड बैलेंस क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। और ट्रेड बैलेंस कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास आएगा माइनस 1,80,282। ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर डेफिसिट आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेड डेफिसिट है। और ट्रेड डेफिसिट को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस साइन के साथ। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस साइन के साथ। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की, तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के अंदर मैं बात करने वाला हूँ या फिर ऐड करने वाला हूँ, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की अगर बात होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के अंदर मेरे बच्चों आप लोगों को पता है दो चीजों का इंक्लूड किया जाता है। एक तो आपका ट्रेड बैलेंस इंक्लूड होता है, क्या होता है बच्चे, एक ट्रेड बैलेंस इंक्लूड होता है, और दूसरा आप लोगों का आता है यहां पर राइट नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्या आती है, ये दो चीजें आती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज। ट्रेड बैलेंस हम लोगों को पता है कि ट्रेड बैलेंस हमारे पास कितना है, -1,80,282 है।
और नॉन फैक्टर सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल सर्विसेज जो नेट थी हमारे पास 1,23,026 की थी। इसमें से नॉन फैक्टर सर्विसेज जो है वो 81,941 की है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा, इसके साथ में क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि बेटा 1,80,282 जो है वो नेगेटिव बैलेंस है और 81,914 जो है वो पॉजिटिव बैलेंस है। इसलिए ओवरऑल जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस है उसके अंदर भी क्या आने वाला है, डेफिसिट आने वाला है 98,341 का। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं इनविजिबल की। इनविजिबल के अंदर क्या आने वाला है, आप लोगों को पता है कि बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ इनकम यानी कि फैक्टर सर्विसेज, और तीसरा बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। इन तीनों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों से, तो आप लोगों को पता है कि ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी यहां पर गिवन है, राइट, यहां पर दे रखी है। और जब मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तीनों को सर्विसेज को एक दूसरे के साथ क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। यानी कि ये देखो यहां पर हमारे पास क्या है, नॉन फैक्टर सर्विसेज 81,941 की है, इनकम जो है हमारी 28,861 की, इनकी फैक्टर इनकम, और दूसरा ट्रांसफर इनकम 69,946 की है। जब इसको ऐड किया जाएगा, इन तीनों को ऐड अगर मैं कर देता हूं तो हमारा जो ओवरऑल निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 1,23,026 आएगा। अब मुझे करंट अकाउंट बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, करंट अकाउंट बैलेंस निकालना है। तो करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर मुझे इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ट्रेड बैलेंस को ऐड करने वाला हूं, उसके बाद इनविजिबल बैलेंस को ऐड करने वाला हूं। ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल बैलेंस जो है ये हमारे क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। ट्रेड बैलेंस जो हमारा ओवरऑल आया था वो कितना आया था, -1,80,282 का था, राइट। उसके बाद जो इनविजिबल बैलेंस जो वो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला 1,23,026 का, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, और जब ये कैलकुलेट करा तो ओवरऑल हमारा आता है -57,256 नेगेटिव में। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब एक चीज समझने की कोशिश करेगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम्स एज दिस कॉज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द डोमेस्टिक कंट्री। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो उसको पॉजिटिव के साथ दिखाया जाएगा, राइट, क्योंकि इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आता है, इसलिए इसको कैसा माना जाता है, पॉजिटिव आइटम माना जाता है। वहीं पर जो इंपोर्ट है गुड्स और सर्विसेज का, उसको रिकॉर्ड किया जाता है ऐसे नेगेटिव आइटम, राइट, क्योंकि इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एक डोमेस्टिक कंट्री से जाता है। थर्ड, ऑल रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर्स आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम्स व्हाइल पेमेंट आर रिकॉर्डेड एज द नेगेटिव आइटम। यानी कि रिसीट्स को पॉजिटिवली दिखाया जाएगा और जो हमारी पेमेंट्स है उसको कैसे दिखाया जाता है, नेगेटिव दिखाया जाता है, राइट, क्योंकि उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से जाता है, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री से जाता है, राइट। तो ये तो कहानी थी हमारी किसके बारे में, करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर सिंपल सी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगी करंट अकाउंट्स के अंदर, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो समझने की कोशिश करिएगा। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉज इंपैक्ट ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके अंदर जनरली हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारे एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। लायबिलिटीज और एसेट ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर आइदर रेस्ड और, राइट, कहता है या तो वो बढ़ेगी या तो वो कम होगी। अगर वो बढ़ती है या फिर कम होती है तो उसका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। इन अदर वर्ड, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड टू द फ्यूचर क्लेम्स, यानी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से आप लोगों को फ्यूचर क्लेम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। आपकी एसेट और लायबिलिटी कम या फिर ज्यादा जो है वो होने वाली है। अब confusion is sometimes raised with regard to the export and import of the capital goods like plant and machinery. Should such transaction be included in the capital account? क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कई बार कि कैपिटल अकाउंट जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो कैपिटल अकाउंट का मतलब कई बार हम ये समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट का मतलब है कैपिटल गुड्स के बारे में बात हो रही है। तो क्या कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल गुड्स यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, इसका आंसर होगा नो, राइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। कहता है लेट इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जांपल के तौर पे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड, इज रिकॉर्डेड एज मर्केंडाइज और विजिबल ट्रेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपका सबसे बड़ा जो ये भ्रम है कि कैपिटल गुड्स के अंदर यानी प्लांट एंड मशीनरी जो हमारा कैपिटल एसेट है
उस कैपिटल एसेट को क्या अपन लोगों ने इसके अंदर रिकॉर्ड करना है, पहली बात तो ये बात याद रखिएगा कि उसको रिकॉर्ड किया जाता है आपके करंट अकाउंट के अंदर ही, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं। ऐसा क्यों है? इज रिकॉर्डेड इन द मर्केंडाइज ऑफ द विजिबल ट्रेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, thus export and import of capital goods has nothing to do with the capital account of balance of payment। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है इसके साथ में। तो किसके साथ में लेना देना है इसका? कंपोनेंट क्या है? तो समझिएगा, टू प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर एज फॉलो। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आने वाला है? सबसे पहले आने वाला है बोरोइंग। बोरोइंग किस चीज की? बोरोइंग को भी फर्दर बांटा गया है, राइट, दो पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या है? इट इज अवेलेबल एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। कमर्शियल बोरोइंग का मतलब है कि आप बाहर से क्या कर रहे हो? पैसा उधार उठा रहे हो, बाहर की मार्केट से पैसा बोरो कर रहे हो, तो उस बोरोइंग को हम जनरली रिकॉर्ड करने वाले हैं किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर, सबसे पहली बात। सेकंड, एक्सटर्नल असिस्टेंस। बाहर से अगर हमें किसी भी तरह की मदद मिलती है, यानी कि कई बार आपने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इश्यूज आ जाते हैं, तो उन इश्यूज को कम करने के लिए या फिर उन इश्यूज से लड़ने के लिए कई बार एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट को मदद करती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इट इज अवेलेबल एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है, ये भी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मार्केट के अंदर जनरली देखने को आप लोग को मिल जाता है। तो क्या कहता है, अगर मैं बोरोइंग करता हूं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं बाहर की कंट्री से यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग करूंगा, तो इसकी वजह से जो मेरी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मेरा जो लायबिलिटी है वो बढ़ने वाली है। लायबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी वजह से रेज हो जाती है हमारी लायबिलिटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बट नोट इट केयरफुली दैट इट इज रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट आइटम। ये अपोजिट है किसका? करंट अकाउंट का। ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को कि भाई अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूंगा तो कैपिटल अकाउंट में अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, अगर मेरी लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट आता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट आइटम के तौर पर कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। द रीजन इज दिस, ऑल रिसीट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्या कहता है, जितनी भी रिसीट्स होगी फॉरेन एक्सचेंज की उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। Thus, borrowing of the rest of the world or lending to the rest of the world would be recorded as the debit items in the capital account as it causes flow of foreign exchange from our country to the rest of the world। जब हम लोग दे रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है बेटा, हमारी कंट्री से इनकम जा रही है, हमारी कंट्री से फॉरेन रिजर्व जा रहा है, और जब हमारी कंट्री से फॉरेन रिजर्व जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड पे क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। ये बात इसके अंदर क्या की जाती है? बोली जाती है भाई। अब अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये पिछली बार और कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारी जनरली दो चीज आती हैं, एक एफपीआई आती है जिसको कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, राइट, और दूसरा हमारे पास आता है बेटा एफडीआई जिसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? It is basically refers to the foreign institutional investment, FII, foreign institutional investment को ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, उसमें जो पैसा लगाता है, यानी कि अगर मान लो कोई यूएसए का पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं बॉन्ड्स के ऊपर या फिर शेयर्स के ऊपर डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, तो उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सेकंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां पर आप लोग क्या करते हो? ओनरशिप देते हो एंटरप्राइज को। ओनरशिप का मतलब क्या है कि एक पर्सन बाहर से मेरी कंट्री के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर स्टेक्स को बाय कर रहा है, ओनरशिप परचेज कर रहा है, यानी कि मेरी कंट्री के अंदर कंपनी को परचेज कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। क्या कहता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट रिलेट टू द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जांपल, वॉलमार्ट स्टोर्स इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर वॉलमार्ट स्टोर्स है, वो बेसिकली एग्जांपल है आपका किसका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। अदर कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर और क्या आने वाला है, राइट। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? तो बिसाइड बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट विच आर प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, देयर आर अदर कंपोनेंट एज अंडर। इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग को तो रिकॉर्ड किया ही जाता है, लेकिन कुछ और कंपोनेंट है जिसको भी हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं किसके अंदर?
कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आता है एनआरआई डिपॉजिट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एनआरआई डिपॉजिट इज also a significant constituent of the capital account. However, here a note of caution is essential. राइट, जो एनआरआई का मतलब वो बेटा नॉन रेजिडेंट इंडियंस। एनआरआई का मतलब क्या हुआ बेटा? नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे भारतीय जो अब इंडिया में नहीं रहते, यानी कि ये बोर्न अब तो इंडिया में हुए लेकिन अब इंडिया के अंदर नहीं रहते, अब ये दूसरे कंट्री के अंदर जाकर रहते हैं। राइट, उन्हें बोला जाता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो अगर मैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस की बात करता हूं तो एनआरआई डिपॉजिट जो है ये भी एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रोल प्ले करने वाला है कैपिटल अकाउंट के अंदर। और इसको कंसीडर करते हैं कैसे? कहते हैं ओनली सच एनआरआई डिपॉजिट्स आर टू बी कंसिडर, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिपॉजिट्स को हम लोगों ने कंसिडर करना है एज कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट विच आर मेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। Thus, non-resident Indian should make deposit in India. अगर नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उसी को ही कंसिडर किया जाएगा, किसी और कंट्री के अंदर लगा रहे हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट ऑल्सो नीड टू बी नोटेड दैट मनी सेंट बाय द एनआरआई टू देयर फैमिलीज इन इंडिया इज टू बी ट्रीटेड एज करंट ट्रांसफर्स। कैसा माना जाएगा इसे? करंट ट्रांसफर। और करंट ट्रांसफर का मतलब क्या हो बेटा? ये हुई हमारी यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, या फिर इसको बोला जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। और जब ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, वन साइडेड ट्रांसफर है, तो इसको रिकॉर्ड कहां पर किया जाएगा? राइट, एंड आर टू बी रिकॉर्डेड इन दी करंट अकाउंट। थोड़ी देर पहले तो पढ़ा हम लोगों ने, इसको कहां रिकॉर्ड किया जाता है? करंट अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। Only deposit held by the NRI in the domestic economy are to be considered as a component of the capital account. राइट, तो जो एनआरआई के द्वारा जो डिपॉजिट किए जाते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, उन्हीं को ही इंक्लूड किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, बाकी जगह पर उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दैट पॉइंट शुड बी केप्ट वेरी मच क्लियर इन द माइंड। नाउ फोर्थ पॉइंट, बैंकिंग कैपिटल। राइट, अदर देन एनआरआई डिपॉजिट, एनआरआई डिपॉजिट के अलावा अगर बैंकिंग कैपिटल की बात की जाए तो बैंकिंग कैपिटल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? कैपिटल अकाउंट का। और बैंकिंग कैपिटल का मतलब क्या है? कहते हैं सर फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है, उन कमर्शियल बैंक्स के पास हमारे यानी कि फॉरेन एसेट्स जो है वो कितने हैं? कहते हैं ओइंग टू drawdown of foreign assets of the commercial bank, the commercial bank converting their foreign assets into liquidity, inflow of foreign exchange into the domestic economy tends to rise. अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास अगर फॉरेन एसेट है, राइट, क्या बोलता है यहाँ पर? अगर किसी बैंक के पास कोई फॉरेन एसेट है और उस फॉरेन एसेट्स को अगर वो बेचेगा तो उसके बेचने की वजह से फॉरेन रिजर्व जो है, फिर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है एक कंट्री के अंदर, वो बात बोली गई है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। आगे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, कहते हैं इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट जो है वो अनदर कंपोनेंट है किसका? कैपिटल अकाउंट का। और ये अराइज होता है ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है बेटा? आप अभी इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप अभी इमीडिएट पेमेंट नहीं करोगे किसी चीज को खरीदने के लिए, आप बल्कि फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो किसी भी चीज को परचेज करने के लिए। राइट, तो प्रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड टू द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर पेमेंट करनी है तो भैया रेस्ट जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वो जाएगी, लेकिन अगर बाहर पैसा दे रखा है और वो पैसा अगर आना है तो इनकम आने वाली है। तो क्या कहता है? अकॉर्डिंगली इट इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट विद अ नेगेटिव साइन। Inward flow of the foreign exchange from the rest of the world on the other hand is to be shown with a positive sign. कैसे दिखाया जाएगा इसे? पॉजिटिव साइन के साथ इसे यहाँ पर शो किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि कंपोनेंट क्या होने वाले हैं फिर करंट अकाउंट के। जैसे हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के देखे अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट, उसी तरह से हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आने वाली है बेटा हमारे पास बोरोविंग्स को हम लोग यहाँ शो करते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं किसकी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। इन दोनों को यहाँ पर दिखाया जाता है। बोरोविंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग,
और दूसरा हमारे पास आती है एक्सटर्नल असिस्टेंस। ये दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एक हमारे पास FII होती है और एक हमारे पास FDI होती है। FII का दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है इसे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से भी बोला जाता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपकी NRI डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल, राइट, एक्सक्लूडिंग NRI डिपॉजिट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, हटाने वाले हैं, उसको इंक्लूड यहाँ पर नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, क्या कहता है, सिमिलर टू द करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट वर्ल्ड as debit indicated by the negative sign and all receipts from the rest of the world as credit indicated with the positive sign. Often flow in the capital account are shown in a net capital flow reflect in the balance on account of the capital account transaction positive or negative. Positive balance indicate that the inward flow exchange is greater than the outward while the negative balance just the opposite. राइट अगर पॉजिटिव साइन है इसका मतलब क्या है, इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है। अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या, आउटफ्लो ज्यादा है, राइट, और इनफ्लो कम है भैया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए अब अगला क्या पॉइंट है, एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट कैसे निकालना है। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट को निकालने के लिए आइए इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। एग्जांपल क्या कहता है, आइटम्स दे रखी है और साथ में आपके पास US मिलियन डॉलर दे रखा है। एक्सटर्नल असिस्टेंस हमारे पास नेट है 3413 मिलियन US डॉलर की। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हमारी है 10,1416 US मिलियन डॉलर की। शॉर्ट टर्म क्रेडिट हमारे पास 2021 US मिलियन डॉलर का है। बैंकिंग कैपिटल नेट इंक्लूसिव ऑफ NRI डिपॉजिट 17,820 का है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेट हमारे पास 30,094 का दे रखा है और अदर फ्लोस जो है हमारे पास वो नेट 1026 के दे रखे हैं और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है वो 54,403 दे रखा है भैया। अब ये डाटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे ओवरऑल बैलेंस को कंप्यूट करना है तो उसको कैसे निकाला जाएगा, तो ओवरऑल बैलेंस निकालने के लिए मुझे करंट अकाउंट बैलेंस, सेकंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस और तीसरा राइट एरर्स एंड ओमिशन अकाउंटिंग फॉर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज, ये डिस्क्रिपेंसीज होती है तब इस अकाउंट का यूज किया जाता है। तो देखो भैया ओवरऑल बैलेंस कैसे निकलेगा, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, उसको इंक्लूड किया जाता है। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ओवरऑल बैलेंस इज एस्टिमेटेड एज पर द टोटल ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द एरर एंड ओमिशन अकाउंट। अब इसको समझ लेते हैं हम एक बार। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर ऑफ ओमिशन, राइट। तो यहाँ पर करंट अकाउंट बैलेंस हमारा ये निकल कर आया, कैपिटल अकाउंट बैलेंस आप लोगों ने ये निकाला और उसके बाद एस्टिमेटेड बैलेंस जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर ये निकाला और ओवरऑल बैलेंस जो है हमारा निकल कर आया 339, राइट। इसका एक बार आप लोग ये निकाल के देखेंगे खुद, राइट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, इसके लिए आपके लिए यहाँ पर मैंने ये मेंशन नहीं कर रखा है क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है, तो ये आप खुद बताने वाले हैं, राइट। और उसके बाद एरर एंड ओमिशन अकाउंट क्या है, ये बैलेंस करने के लिए जनरली यूज होने वाला है, जो इसको क्या कर देगा, नलिफाई कर देगा अगर डेफिसिट वगैरह होगा तो उसको, राइट। अब आगे क्या कहता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और ये इंडिकेट करता है रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विद RBI, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का कितना रिजर्व RBI के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो क्या कहता है, द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ द RBI। तो ये सारा का सारा जो करंट और कैपिटल अकाउंट आप सबने जोड़ा, इसका जो भी बैलेंस आने वाला है वो दिखने वाला है एज एन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ द RBI, राइट, बिकॉज RBI इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। आप लोगों को पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो वो कौन मेंटेन करता है, RBI करता है। एंड ऑल फॉरेन या फिर फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस इन द कंट्रीज आर रूटेड थ्रू द RBI। इफ ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब RBI के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स ज्यादा पड़े हुए हैं। तो इट मींस इट कॉज इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स। अगर ओवरऑल बैलेंस जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व जो है कम है, कमी है, राइट, ऑफिशियल रिजर्व्स की हमारे पास, राइट। आगे क्या कहता है, हियर कम्स एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन व्हिच नीड टू बी केयरफुली नोटेड।
समटाइम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कई बार हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को शो कर देते हैं ऐसे पार्ट, अलग अकाउंट दिखाने के बजाय। इफ ऑफिशियल रिजर्व्स आर शोन एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। अगर ऑफिशियल रिजर्व जो होगा वो दिखाएगा तो आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास है उसी को ही दर्शाता है कि कितना फाइनल बचा है। और जब वो इसके साथ आ जाएगा इसका मतलब कि अगर डेफिसिट भी है तो भैया वो वहां पर रिजर्व्स आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। बिकॉज फॉर ऑल पर्पस बैलेंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, increase in the official reserve is indicated by a negative sign while decrease is indicated by a positive sign। क्योंकि बैलेंसिंग पर्पस के लिए आरबीआई के पास जो रिजर्व्स है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ क्या किया जाता है, अपोजिटली दिखाया जाता है ताकि यहां पर बैलेंस हो जाए। क्लियर है इतनी बात? अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। चलिए ये एक एग्जाम्पल है। एक्सपोर्ट आपके दे रखे हैं, इंपोर्ट आपके पास दे रखा है, ट्रेड बैलेंस आपके पास दे रखा है, इनविजिबल्स आपके पास दे रखे हैं, करंट अकाउंट बैलेंस आपके पास दे रखा है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपके पास है, एरर्स एंड ओमिशंस आपके पास -486 है, ओवरऑल बैलेंस जो है -3339 है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो नेगेटिव दिखाने वाला है प्लस को और पॉजिटिव दिखाने वाला है नेगेटिव को। तो ओवरऑल बैलेंस जो है यहाँ पर कितना दिख रहा है, -3339 दिख रहा है। तो जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है वो प्लस साइन के साथ दिखाया जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो नेट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए इस पर्सपेक्टिव के साथ। क्लियर है इतनी बात? चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। इन केस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स आर अकाउंट आर नॉट शोन एज द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज सेपरेटली प्रेजेंटेड एंड क्लासिफाइड एज बिलो लाइन। In such situation, the current account, capital account together may be shown as a surplus or deficit balance of payment. Balance of payment, surplus, current account surplus plus capital account surplus when official reserve account is not a part of the capital account. Right? आगे क्या कहता है, बीओपी डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट डेफिसिट व्हेनेवर ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस व्हेन ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इज एट पार विद द कैपिटल अकाउंट. ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमेशा आप लोगों का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. राइट? हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा तभी बात बनेगी, वरना आपका इक्विलिब्रियम नहीं आएगा. सर इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम कैसे आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, समझ लेते हैं. कहते हैं सर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम स्टक, कहां पर स्टक होने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम, व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड देयर इज नो मूवमेंट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. जब ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक के अंदर किसी भी तरह का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होगा और आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 0 हो जाएगा, तब आपको देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम. इन केस वी इग्नोर द एलिमेंट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन वी कैन से दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्टक. कहां पर स्टक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज गोइंग टू बी स्टक. कहां पर, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज 0 एंड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व, और we can say balance of payment is in a state of equilibrium when any negative balance in the current account is equally counter balanced by a positive balance in the capital account and there is no change in the official central bank reserve. official central bank reserves के अंदर किसी भी तरह का चेंज ना आए. राइट? और कैपिटल बैलेंस जो है उसको पॉजिटिवली क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा. राइट? यहां पर बोला था तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम आने वाला है. और जब ये 0 ना आए, जब आपका करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस अगर 0 नहीं आता है तो आएगा डिसइक्विलिब्रियम. क्या आएगा, डिसइक्विलिब्रियम आएगा. राइट? तो हमें उस डिसइक्विलिब्रियम को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा. तो डिसइक्विलिब्रियम को हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं. और डिसइक्विलिब्रियम कब आता है, जब आपका ये 0 नहीं होता है और इसकी और क्या होता है, आपके ऑफिशियल रिजर्व्स के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलती है, तब आपका आता है डिसइक्विलिब्रियम. बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब आता है, जब आपका ग्रेटर देन 0 होता है. तो करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो करता है पॉजिटिव नंबर्स, इसका मतलब नेट इनवर्ड है. राइट? जिसकी वजह से और साथ ही साथ में इंक्रीज हो रहा है ऑफिशियल रिजर्व्स में. डेफिसिट कब बिताएगा, जब आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो वो क्या दिखाने वाला है, नेगेटिव दिखाने वाला है. इसका मतलब कि आउटवर्ड जो है फॉरेन एक्सचेंज है वो ज्यादा गया है. राइट? तब आप लोगों का ये टॉपिक जनरली दिखाया जाता है. तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इसका बेसिक सा मतलब क्या होता है. अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज आप लोगों के लिए ये है, एक होती है आपके पास ऑटोनोमस
और दूसरी आपके पास होती है एकोमोडेटिंग आइटम्स। एक ऑटोनोमस आइटम्स होती है और दूसरी आपके पास एकोमोडेटिंग आइटम्स होती है। इसके बीच में बेसिकली क्या फर्क होता है? तो ऑटोनोमस आइटम्स वो होती है, राइट, बेसिकली रेफर करता है उस बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन्स को विच हैज अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जब आप कोई भी एक्टिविटीज करते हो विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से जब आप किसी भी एक्टिविटीज को करते हो तो उसको बोला जाता है ऑटोनोमस आइटम्स। क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस आइटम्स। इट इज ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन दैट देयर इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस। एकोमोडेटिव आइटम्स दूसरी तरफ बात करता है, यहां पर बात की जाएगी उन एक्टिविटीज की जो दैट वाज बेसिकली टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा ली जाती है एक्टिविटी? सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है, कंट्री के द्वारा, ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर दे? करेक्ट कर दे, राइट। तो एकोमोडेटिंग का मतलब हुआ कि जब आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इंडिया के केस में क्या करेगा? एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा, ये जो डिसबैलेंस है उस डिसबैलेंस को स्टोर करने की कोशिश करेगा ताकि इक्विलिब्रियम को क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके, इक्विलिब्रियम तक पहुंचा जा सके। तब आप लोगों का आती है एकोमोडेटिंग आइटम, राइट। यहां पर क्या कहता है कि जो इंपॉर्टेंट ये है दैट एकोमोडेटिंग आइटम्स की वजह से किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता गुड्स और सर्विसेज का, राइट, बॉर्डर्स में। दीज आर बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व्स। यहां पर गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होगा बल्कि ऑफिशियल रिजर्व्स का मूवमेंट होगा, राइट, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो दिक्कत है उन दिक्कत को क्या किया जा सके? सही किया जा सके। ये फर्क है। उसके बाद आप लोगों के लिए ये ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों का आता है। और इसको बेसिकली जब आरबीआई या फिर आपका जो सेंट्रल बैंक है वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को, तो इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। कई बार हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में? ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में। एक बार देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में ये समझा दिए हैं। एक बार ये पॉइंट्स कंसिडर कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद राइट, ये इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, राइट। उसके बाद करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। कई बार आप लोगों से पूछ लेता है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक बार जरा मेंशन करके बताओ कि क्या व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। ये सारे के सारे डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस का बेस है किस बेसिस पर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बाइफरकेट किया गया है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद अगला बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बताया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आपके डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो ये थोड़े से आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, इसीलिए ये पॉइंट्स यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की और या फिर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की या फिर सोच रहे हैं सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए और आप किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहते हैं या फिर आप मदद चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है prince.thakur@adda247.com। इस पर मुझे मेल कर सकते हो आप लोग, prince.thakur@adda247.com। इसके ऊपर मेल कर सकते हो मुझे और अपनी कंसर्न, अपनी क्वेरीज जो है वो बता सकते हो। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।